हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड। यहाँ पे डे नंबर 2 जिसमें देखेंगे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी से रिलेटेड टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह मैंने यहाँ पे किया। आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी जो शब्द दिया गया था वो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन होता है कभी कि इकोसिस्टम यानी कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसका जो शब्द यानी पारिस्थितिकी जो तंत्र शब्द दिया गया था वो एजी टॉन्सले के द्वारा दिया गया था। तो ये दोनों बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 8 अक्टूबर को अनअकैडमी पे हमारी टीम की तरफ से पॉलिटी का पूरा मैराथन कराया जा रहा है, स्पेशल मैराथन। ठीक है, पॉलिटी के लिए फॉर की बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और 12 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक पूरा मैराथन में पॉलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बिहार ज्योग्राफी स्टार्ट किया जा रहा है बीपीएससी के लिए, जो कि 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक को हर शाम को 7 बजे आपको कराया जाएगा मुकेश सर के द्वारा। और उसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो कुछ और भी अपडेट्स हैं, जो कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि पॉलिटी के लिए जो कि बीपीएससी पॉलिटी कराया जा रहा है स्पेशल 5 बजे शाम को 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अविनाश सर जी के द्वारा, और उसी तरह से मॉडर्न हिस्ट्री भी आप कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और साथ ही साथ हमारे कोर्सेज जो स्टार्ट हो चुके हैं बिहार एसआई मेंस के लिए और साथ ही साथ बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आप कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो आप कोर्सेज के लिए ले सकते हैं, जो कि अगर आप हमारे रेफरल कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। निरंजन 10 कोड का यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देगा, वहाँ से चेक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। बताइए कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो सही आंसर है जीव और वातावरण। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है। किसे जानी जाती है बताइए। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में किसे जाना जाता है, तो और वो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, ऊपर हम लोगों ने देखा था एजी टॉन्सले। ठीक है, एजी टॉन्सले। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरित के पश्चात क्या होती है। तो स्थानांतरित के पश्चात घटती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो कुछ इसी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पारिस्थितिकी में 10% नियम किसने दिया था। 10% नियम में होता क्या कि इनके अनुसार यानी कि जिन्होंने इसके बारे में बताया था उनका नाम क्या था, लिंडमैन। ठीक है, लिंडमैन ने ही 10% का नियम दिया था। और इनके अनुसार ये कहना था कि हर अगले स्तर पर ऊर्जा का जो क्षय होता है, ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने ऊपर का क्वेश्चन देखा था, तो इनका यही कहना था कि हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है और अगले स्तर पर ऊर्जा का 10% ही पहुँचता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वोत्कृष्ट जो वर्णन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में से कौन सबसे ज़्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करते हैं। क्या होगा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित लिंग ए को पहचाने। यानी यहाँ पे आपके पास एक सीरीज दिया गया जैसे पादप, कीट, मेढक, ए और बाज। आपको ए के स्थान पर बताना है क्या होगा। ठीक है, देखिए पादप जो है हम ये मानते हैं कि पादप एक जो कि उत्पाद होता है। ठीक है, क्योंकि उत्पाद हरे पेड़ पौधे जो नील हरित शैवाल ये सभी के सभी पादप के अंतर्गत आते हैं। तो पादप कह सकते हैं। पादप के बाद ये हमारा कीट आएगा। पादप को कौन खाता है, कीट। कीट को कौन खाएगा, मेढक। ठीक है, मेढक की बात करें तो मेढक को कौन खाता है, मेढक को यहाँ पे तोता नहीं होगा, कोबरा यानी कि सांप बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि मेढक को कोबरा जो कि इसका ये आहार बन जाता है।
और उसी तरह से अगर कोबरा को देखें तो कोबरा को बाज यहाँ पे काफ़ी आसानी तरीके से हमारा श्रृंखला पूरा हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को टिक करेंगे। आई होप कि आप ये समझ जाएं कैसे यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा जो वायोम होता है उसमें। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। WWF से क्या तात्पर्य है, तो बताइए कि WWF से क्या तात्पर्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इसका पूरा फुल फॉर्म बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। ये तो हो गया आपका पूरे वर्ल्ड की। अगर हम बात करें कि WWF जो इंडिया है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो WWF इंडिया की स्टार्टिंग 1976 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया था। तो चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था ये आपको बताना है। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, किसके नेतृत्व में, ये आप बता सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन आपको पता है कि वनों की कटाई को वनों की कटाई को बचाने के लिए चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1973 में उत्तराखंड में। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है, चिपको आंदोलन को दक्षिण भारत में इसी के नाम से एक और चलाया गया था, उसका नाम क्या था, तो अपीको आंदोलन। ठीक है, अपीको आंदोलन चला गया था, वो कि कर्नाटक में चला गया था। ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो बताइए क्या होगा, प्रयुक्त पद कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थानीय संरक्षण। कहीं कहीं स्वस्थानीय संरक्षण ना लिख करके आपको लिख सकता है स्व आवासीय संरक्षण। ठीक है, तो दोनों का मतलब यही है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आप उनको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संकीर्ण क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांतिक क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं इकोटोन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इकोटोन। बहुत बार पूछा भी गया इकोटोन, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की जो सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है, तो उस संस्था का नाम है IUCN। अब ये IUCN क्या है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आई रिपीट, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। और इसकी स्थापना भी कब की गई थी, तो 1948 में की गई थी। ठीक है, 1948 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या, परितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र कह सकते हैं, उसमें सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है। तो सबसे अधिक बात करें सबसे बड़ी संख्या तो वो होता है उत्पादक। ठीक है, उत्पादक के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया, उत्पादक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया आदि ये सभी के सभी आते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, उत्पादक। क्लियर। और मैं आपको बता दूं कि जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो सभी के सभी स्वपोषी होते हैं, या फिर कह सकते हैं स्वयं पोषी होते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार बताइए। भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो पर्यावरण में पुरस्कार है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। तो ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है, और ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया हो। ठीक है, और इसके अंतर्गत कितनी इनाम राशि दी जाती है, तो 2,50,000 रुपये की नगद पुरस्कार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सारला बहन। ठीक है, सारला बहन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं, देखिए जो सारला बहन थी ये मूल रूप से इंग्लैंड की थी। ठीक है, इंग्लैंड की निवासी थी, लेकिन पहले इनका निवासी थी, इनका नाम जान लेते हैं। वहाँ का इनका नाम जो था कैथरीन हेलीमन था। ठीक है, कैथरीन हेलीमन। लेकिन ये महात्मा गांधी के कामों और उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित होकर ये भारत आई थी और 1932 में ये भारत आई थी। ठीक है, 1932 ईस्वी में ये भारत आई थी और तब से लेकर के ये इंडिया में ही रहने लगी। तो अब मैं आपको बता दूं कि इनकी और भी कुछ पुस्तक हैं, जैसे कि मानव और प्रकृति और साथ ही साथ पर्यावरणीय विकास की सही दिशा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे, साथ ही साथ संरक्षण या विकास के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? अभ्यारण्य का संबंध जो है वो निम्न में से किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वन्य जीव संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया कि मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है। तो बताइए कि मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक कौन सा है? तो मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफेरा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, राइजोफेरा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर किया करें। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? बताइए, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार कौन सा है? और मैं आपको बता दूं कि आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि 2018 में ये पुरस्कार नरेंद्र मोदी के साथ साथ फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे, जो उनका नाम क्या था, मैक्रोन। ठीक है, मैक्रोन कह सकते हैं। तो उन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो अवार्ड है वो पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार के क्षेत्र में कह सकते हैं कि पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते तब जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जब ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उस कंडीशन में जो होगा जैव विविधता क्या होगा? तो ध्रुव पर क्या होता है, ध्रुव पर तो बहुत कम, यानी कि टुंड्रा प्रदेश, हम ये कह सकते हैं कि ध्रुव पर अधिक वृक्ष नहीं मिलते हैं, वृक्ष या फिर उत्पादक कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या होगा, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही अगर भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे पेड़ पौधे की जो जनसंख्या होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी तो जैव विविधता भी बढ़ेगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण, ठीक है, यौगिकीकरण कौन सा है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य हम ये कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि जो रेड डाटा बुक राइट आंसर होगा। कभी कभी पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे पौधे और जंतु के संकटग्रस्त जो प्रजाति है उनको यहाँ पे संरक्षित किया जाता है, यानी कि दिखाया जाता है, बताया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। रेड डाटा बुक में पौधे और जंतु दोनों को रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो बिल्कुल सही आंसर आपने ऑप्शन नंबर सी को ही टिक किया होगा, 33.3% के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जैव पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है। जैव पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है तो क्या किसका अध्ययन करते हैं? उपयुक्त सभी का। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्राणी के बीच जो अंतर संबंध का, साथ ही साथ प्राणी पौधों के अंतर संबंध का और प्राणी पौधों के साथ इनके वातावरण से संबंध का, यानी कि सभी के सभी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारक आपस में संबंधित रहते हैं। ये कथन जो था किसका था?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजी टॉन्सिल। ठीक है, एजी टॉन्सिल का ये कथन है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि पहले उत्पाद हुआ, उत्पाद में हरे पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे मान के चलते हैं कि ये हमारा उत्पाद हुआ। ठीक है, हरे पेड़ पौधे ये हमारा अगर उत्पाद होता है तो इसको जो ग्रहण करेगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता मान के चले कि कोई फल हुआ, पेड़ का फल हुआ, इसको मनुष्य भी खा सकता है, यानी कि अगर कोई इंसान खाया तो वो क्या हुआ, ये प्राथमिक जो कि उपभोक्ता हुआ। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, हो सकता है कि मनुष्य की जगह पे कोई जानवर ही है, तो देखिए गाय जो है वो बिल्कुल सही है कि गाय प्राथमिक उपभोक्ता हो सकती है, कोई भी हरे पेड़ पौधे को गाय खाती है। खरगोश भी हो सकता है, बकरी भी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेढक घास डायरेक्ट नहीं खा सकता, घास पेड़ पौधे नहीं खाता है। ये क्या करता है, तो ये क्या करेगा कि मान के चले कि जो कोई भी एक जो पादप है, ठीक है पादप है, इसको पादप को कोई कीड़ा खाया। ठीक है, पादप को कोई कीड़ा खाया और इस कीड़े को जो ये मेढक खाएगा तो ये क्या हुआ कि ये द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा, ना कि ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत। ठीक है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ को डी को टिक करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कवक तथा जीवाणु किस वर्ग में आते हैं। कवक तथा जीवाणु किस वर्ग में आते हैं। कवक और जो जीवाणु होते हैं वो अपघटक के रूप में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, अपघटक। अपघटक में हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ देते हैं, उन्हीं को कहते हैं अपघटक। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इसमें जीवाणु जो कि कवक ये सभी के सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी पारिस्थितिकी इकाई में निश्चित समय पर पाई जाने वाली जो जैविक घटकों के कुल द्रव्यमान या फिर भार कह सकते हैं को क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं बायोमास। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, बायोमास। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न बनता है कि लाइकेन पादप वायु प्रदूषण के अध्ययन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि। लाइकेन पादप वायु प्रदूषण के अध्ययन में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रदूषकों के प्रति ये अति संवेदनशील होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है लाइकेन को। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है। किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य, परितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, और उत्पादकों का मतलब हरे पेड़ पौधे। तो आप ये बताइए कि परितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या हुआ, तो डेफिनेटली आप क्या होगा कि सौर ऊर्जा को क्या करना, पकड़ना, यानी कि सौर ऊर्जा को एब्जॉर्व करते हैं और उसके साथ साथ उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अपना भोजन तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, आई होप कि आपका ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और मुख्य स्रोत क्या है। परितंत्र में, परितंत्र मैंने आपको कई बार बता चुका, परितंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत या फिर हम कह सकते हैं प्राथमिक स्रोत क्या होगा, तो डेफिनेटली राइट आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चरण आहार श्रृंखला में सबसे आधार तल में कौन सा जीव हो, आधार तल में जीव होते हैं। तो आधार तल की बात करें तो सबसे पहला कौन सा आता है, सबसे पहले उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो सबसे अगर हम बात करें कि आधार तल में सबसे नीचे क्या आएगा, सबसे नीचे हमारा आएगा उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, पहले उत्पादक, इसके बाद जो आएगा प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय, उसके बाद तृतीय, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो ये क्वेश्चन लोगों ने पार्ट 1 में भी देखा था, यानी कि डे 1 जो मैंने आपको करा था उसमें भी बताया था। तो पर्यावरण आयोजन के लिए मूलतः नेरी कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेरी के बारे में आपको बताया था कि इसका मुख्यालय जो कि कहाँ पे पड़ता है, नागपुर में, और इसका गठन कब हुआ था, 1958 में। ठीक है, 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो चलिए देखते हैं कि करके। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा राइट है। भारतीय वन्य प्राणी जो संस्थान है देहरादून करेक्ट है। भारतीय वन्य प्रबंधन संस्थान कोलकाता ये सही नहीं है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, वन प्रबंधन संस्थान जो कि पड़ता है भोपाल में, ये हमारा गलत है। और पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र जो कि ये बिल्कुल करेक्ट है, बेंगलुरु। याद रखेंगे पारिस्थितिकी विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु में। तो राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि गलत तरीके से मैच किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो इसमें से नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत यहाँ पे आप नाइट्रोजन को नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत क्या होता है कि जो वैश्विक उष्मांक होता है, यानी कि वैश्विक जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है, उसके लिए वो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। जिसमें से कौन कौन से मेन आते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है यानी कि N2O, CFC, CH4 जो कि हम कह सकते हैं मीथेन, और ओजोन भी आता है, और जलवाष्प इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए कि यहाँ पे कौन सही नहीं है। तो सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं कि पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक तो जैविक और एक अजैविक। ठीक है, जैविक में बात करें तो क्या होता है, जैविक के अंतर्गत हम बात करें तो उसमें क्या आता है, अपघटक आता है, उपभोक्ता आते हैं और उत्पादक आते हैं, तीन चीज़। लेकिन अजैविक की अगर हम बात करें तो अजैविक के अंतर्गत वायु, मिट्टी, तापमान, प्रकाश, जल, आर्द्रता आदि ये सभी के सभी आते हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही था। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट में बात करें तो ये एक बंद तंत्र होता है, पारिस्थितिकी बंद तंत्र नहीं होता, ये पॉइंट्स बिल्कुल गलत है, पारिस्थितिकी एक खुला तंत्र है। ठीक है, ऑप्शंस नंबर हम सी को टिक करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल सही है, प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन की खाद्य श्रृंखला जिसको फूड चेन कहते हैं में मानव क्या होगा। तो बताइए कि फूड चेन में अगर हम बात करें तो मानव किसके अंतर्गत आएगा। तो देखिए मानव जो आएगा वो ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक में भी आ जाएगा और द्वितीय उपभोक्ता में भी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। मैंने आपको ऊपर में आपको बताया था थोड़ा सा एग्जांपल मेढक की बात पर। तो हम मानते हैं कि उत्पादक के अंतर्गत कोई फल का पेड़ है। ठीक है, फल का पेड़ है, तो अगर फल के पेड़ को कोई अगर जानवर खा लेता है, कोई जानवर खा लेता है और उस जानवर को इंसान खाता है, तो वो क्या हुआ, द्वितीय उपभोक्ता हुआ। द्वितीय उपभोक्ता हुआ क्योंकि उत्पादक के साथ अगर इस जानवर ने पहले उस फल को खाया तो ये तो प्राथमिक उपभोक्ता ये हो गया, और इसको अगर इंसान ने खा लिया तो इंसान द्वितीय उपभोक्ता हुआ। ठीक है, लेकिन अगर फल को डायरेक्ट इंसान ही खाता तो उस कंडीशन में हमारा जो कि प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि इंसान जो होते हैं वो प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ताएं होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण निम्नलिखित में से कौन करते हैं। तो देखिए आहार श्रृंखला का निर्माण यानी कि घास को बकरी खाएगी, बिल्कुल सही, और बकरी को मानव खा जाते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं आहार श्रृंखला में बिल्कुल बी काफ़ी अच्छे तरीके से सूटेबल होगा, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब आपके लिए क्यूज का क्वेश्चन से नीचे कमेंट्स करके बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पहला क्वेश्चन ये कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में देखा भी था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये कि अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या पड़ता है, नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखें। हम मिलते हैं आपको साथ इसी प्रकार के कोई नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।